अपनी पत्नी पत्नी और दूसरे की पत्नी वैश्या, दूसरे की पत्नी के साथ अगर हम और आप कुछ गलत कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपनी पत्नी के साथ वही रवैया कोई दूसरा व्यक्ति अपना दे तो समस्या खड़ी हो जाती है। तो जो लोग इस तरीके के गलत काम कर रहे हैं, जो लोग इस तरीके के गलत कदम उठा रहे हैं, दूसरे की पत्नी के साथ रंगरलिया मनाना चाहते हैं और अपनी पत्नी को छिपा कर रखना चाहते हैं, उन लोगों से मैं खास कर कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी इज्जत है, अगर आपकी मर्यादा है, तो उसी प्रकार से दूसरे व्यक्ति की भी इज्जत है, दूसरे व्यक्ति की भी मर्यादा है, उस मर्यादा को बना करके रखिए। किसी के जिस्म के साथ खेलना और किसी का रेप कर देना, ये काफी गलत चीजें हैं। इन गलत चीजों को अगर आप अपने आप नहीं सुधार कर पाएंगे तो कोई माई का लाल इस दुनिया में पैदा नहीं है कि आपकी घिनौनी हरकतों को और आपके इस तरीके के गलत काम करने वाली आदतों को कोई सुधारने वाला इस दुनिया में नहीं। अगर खुद आप नहीं सुधरेंगे तो दुनिया में कोई सुधारने वाला नहीं। अगर आप और हम सुधरने की कोशिश नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उन्हीं घिनौने कृतियों के दलदल में हम और आप धंसते चले जाएंगे और हमें आपको निकालने वाला कोई नहीं होगा। क्राइम जिस तरीके से आजकल हो रहे हैं, जिस तरीके से क्राइम की वारदातें सामने आ रही हैं, उन वारदातों को देखकर ऐसा लगता है कि दुनिया में इंसानियत नाम की कोई चीज बची ही नहीं है। लोग ना जाने क्यों इस तरीके के घिनौने कार्यों को अंजाम तक पहुंचाते हैं और ना जाने क्यों इस तरीके की वारदातों को आए दिन सामने लाते रहते हैं। यही समझ में नहीं आ रहा है। किसी की बहन बेटी अगर खूबसूरत है तब दोस्ती होगी, या फिर किसी के पास ज्यादा पैसा होगा तब दोस्ती होगी, नहीं तो दोस्ती के नाम पर सिर्फ यही ढोंग है और कुछ नहीं है। बाकी इस दुनिया में कुछ बचा ही नहीं, ऐसा प्रतीत होता है। कभी कभार क्राइम को देखकर ऐसा महसूस होता है, ऐसा लगता है कि शायद अब दुनिया में कोई अच्छे से किसी को अपनाना ही नहीं चाहता है, कोई मोहब्बत से रहना ही नहीं चाहता। पहले गांव बसाए जाते थे, पूर्वज गांव बसाते थे। गांव किस लिए बसाते थे? कि हम एक दूसरे से मिलेंगे, घुल मिलकर रहेंगे, पास रहेंगे, बोलेंगे, बतियाएंगे तो हमारा समय कटता रहेगा, इसलिए गांव बसाए जाते थे। लेकिन आज उन्हीं गांवों के बीच में, आज उन्हीं शहरों के बीच में ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिल रही हैं जो देखने और सुनने के बाद कान फट जा रहे हैं। तो आज की मैं जो घटना सुनाने जा रहा हूं, इस घटना को सुनने के बाद किसी के भी हाथ पांव फूल सकते हैं, क्योंकि एक ऐसा क्राइम हुआ है, ऐसा सातिर क्राइम हुआ है, इनको देखकर ऐसा लगता है कि अपनी पत्नी को भी मौत के घाट उतार देते हैं दूसरी महिलाओं के चक्कर में, और अपने बच्चों को भी मौत के घाट उतार देते हैं। तो इन सब घटनाओं को देखकर बहुत बुरा लगता है, बड़ा अजीब सी फीलिंग होती है कि यार लोग ना जाने कैसा व्यवहार अपनों के साथ करते हैं। जो आज मैं घटना सुनाने जा रहा हूँ, इस घटना को सुनने के बाद तो कलेजा थमने का नाम ही नहीं लेता है कि एक दूसरी महिला के चक्कर में अपनी पत्नी के ऊपर ब्लेम लगाना, और ब्लेम लगाने के बाद अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार देना, अब सबूत के तौर पर अपने 2 बच्चों को मौत के घाट उतार देना। यानी कि एक डर इस तरीके से इंसान के अंदर बैठ गया कि उसको लगा कि पत्नी की मौत के विषय में बच्चों को पता है, तो बच्चे आज नहीं तो 10 साल बाद मुंह खोल देंगे, तो इसलिए उन बच्चों को भी उसने मौत के घाट उतार दिया। रास्ता ऐसा सटीक चुना कि इस दुनिया से बच्चे और पत्नी सब चले गए, अकेला इंसान बचा, वो भी सलाखों के पीछे हो गया। बताइए इस तरीके को अंजाम देने के बाद निर्णय क्या आता है, आखिरकार हासिल क्या होता है? अब देखने की बात है, सलाखों के पीछे वो इंसान चला गया है, उसकी जिंदगी किस तरीके से कटती है। कानून तो उसे बख्शेगा नहीं, कानून जाहिर सी बात है अगर उसने किसी को मौत की सजा दी है तो जाहिर सी बात है कानून घुट घुट कर मारेगा उन्हें, मौत के घाट तो आसानी में नहीं उतारेगा, कानून केवल धीरे धीरे करके दम निकालेगा उस इंसान का। तो आज की जो घटना है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ट्रिपल मर्डर केस का मामला सामने आया। ये घटना है बिजनौर थाना क्षेत्र के सरवन नगर की। तो सरवन नगर में एक व्यक्ति क्राइम को अंजाम तक पहुंचाता है। सबसे पहले तो वो अपनी पत्नी के ऊपर ब्लेम लगाता है कि ये दूसरे से संबंध रखती है, दूसरे से नाजायज संबंध बनाती है। उस विषय पर लेकर के काफी तगड़ा झगड़ा होता है, मारपीट भी होती है, और मारपीट के चलते पति ने रात में टाइम निकाला और रात के समय में, अभी 3 दिन की यह घटना है, रात के समय में पत्नी को उसने मौत के घाट उतार दिया, गला घोंट कर उसकी हत्या कर दी। अब 2 बच्चे थे, पत्नी का नाम होता है ज्योति और जो कातिल होता है पति का नाम होता है राम लागन। राम लागन अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार देता है। इस क्राइम का पूरा जो सीन था, इस सीन को उसके 2 मासूम बच्चे देख लेते हैं। बेटी की उम्र होती है 6 वर्ष, बेटी का नाम होता है पायल, और बेटा जो होता है उसकी उम्र होती है 3 वर्ष। उस बच्चे का नाम होता है आनंद। जब ये दोनों बच्चे देख लेते हैं तो बच्चे जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। जब चिल्लाने लगते हैं तो उनकी आवाज को दबाने के लिए वही रवैया फिर से अपनाता है, जिस तरीके से पत्नी का गला घोटकर हत्या कर दी, उसी तरीके से अपने 2 मासूम बच्चों को उसने मौत के घाट उतार दिया। काफी शर्म की बात है
कि उन मासूम बच्चों ने क्या बिगाड़ा था, आखिर एक पत्नी ने क्या इसका बिगाड़ दिया था। पत्नी कहती थी कि हम गलत नहीं हैं, आप हमें गलत समझ रहे हैं। सिर्फ उसने जवाब में ये कह दिया था कि हम तो गलत नहीं हैं, लेकिन आप जरूर गलत हैं, आप दूसरी महिलाओं से संबंध रखते हैं। इस बात को चलते शायद वो रामलागन बर्दाश्त नहीं कर पाया। गलत था तभी बर्दाश्त नहीं कर पाया, अगर गलत ना होता तो पत्नी को समझाता, समझा बुझाकर मामले को शांत कर देता, लेकिन उसके अंदर शायद बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं रही। उसने ऐसा गलत कदम उठाया कि रात को सोते वक्त अपने पत्नी का गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। इस घटना को पूरी तरीके से बच्चों ने देख लिया था उसको क्राइम करते हुए। उसने उसी तरीके से अपने दोनों बच्चों को भी मौत के घाट उतार दिया। 3 दिन तक उन लाशों के साथ सोता रहा घर के अंदर। शहर का मामला था, उसने लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश की। लोगों की आहट की वजह से शायद उन लाशों को छिपाने में वो सफल नहीं रहा। 3 दिन तक लाशों को अपने घर के अंदर रखा। 3 दिन बाद जब अधिक दुर्गंध आने लगी, आसपास के लोगों का जीना मुश्किल हुआ, तो लोगों ने बिजनौर पुलिस स्टेशन को सूचित किया। मौके पर जब पुलिस आई, घर के अंदर जब पुलिस प्रवेश करके गई, जब छानबीन की गई तो देखा गया कि 3 बॉडी हैं। तीनों लाशों को पुलिस हिरासत में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। फिर जब पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, उसके बाद रामलागन को पुलिस गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ करती है, तो पूछताछ में उसने यही बताया कि 2 बच्चों को मारने का हमारा कोई मकसद नहीं था, क्योंकि वो हमारे भी बच्चे थे, हमारी पत्नी के ही बच्चे नहीं थे। हम अपने बच्चों को चाहते थे, उनसे प्यार करते थे, बहुत मोहब्बत करते थे अपने बच्चों से, लेकिन शायद हमारे अंदर एक डर ऐसा था कि उसने हमें ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। लोगों का डर, पुलिस का डर, हवालात का डर, इसी डर के चलते उन बच्चों के ऊपर से हमारी ममता खत्म हो गई। बच्चों के प्रति जो मोहब्बत थी, वो मोहब्बत दुश्मनी में तब्दील हो गई। अब बच्चों को भी मजबूरी में हमने रास्ते से हटाना ही उचित समझा और अपने दोनों मासूम बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। उसने कहा, हमें भी तकलीफ है, हमें अपनी पत्नी की कोई दिक्कत नहीं, हमें अपनी पत्नी की कोई चिंता नहीं, लेकिन चिंता सिर्फ इतनी है कि हमारे 2 मासूम बच्चे इस दुनिया से चले गए। जब पुलिस पूछती है कि आखिर अपनी पत्नी को आपने मौत के घाट क्यों उतारा, तो वो कहता है, पत्नी को मौत के घाट हमने इसलिए उतारा कि हमें एक संदेह था, एक शंका थी कि हमारी पत्नी किसी दूसरे व्यक्ति से मोहब्बत करती है। तो पुलिस कहती है कि जिस व्यक्ति से वो मोहब्बत करती थी, उस व्यक्ति के विषय में आपको कुछ पता है? तो कहता है कि हमें कुछ नहीं पता है उस व्यक्ति के विषय में, सिर्फ हमें एक शक था कि शायद हमारी पत्नी गलत है। हमने समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मानी नहीं। हमारे सामने तो कहती थी कि जैसा आप सोचते हैं वैसा हमने कभी नहीं किया है और वैसी हम है भी नहीं, लेकिन हमें एक शक था कि शायद ये झूठ बोल रही है, ये किसी और से मोहब्बत करती है। सिर्फ शक के चलते उसने अपनी पत्नी ज्योति का मर्डर कर दिया, साथ में अपने 2 मासूम बच्चों को भी रास्ते का कांटा समझकर हटा दिया। फिर वो कहता है कि हमारी पत्नी हमारे ऊपर शक किया करती थी कि आपका किसी दूसरी लड़की से चक्कर चलता है। तो पुलिस कहती है कि इसमें सच्चाई कितनी थी? तो फिर वो कबूल करता है कि वो जो बात कहती थी वो सत्य थी, वो बात जरा भी गलत नहीं थी। हमारा दूसरी लड़की के साथ चक्कर था, लेकिन वो कहता है कि हम ये नहीं चाहते थे कि हमारी पत्नी किसी दूसरे व्यक्ति के साथ रंगरलियां मनाए, अय्यासी करे। तो पुलिस कहती है कि आप अगर अय्यासी करें तब तो सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर पत्नी अय्यासी करे तो गलत है ना। तो कहता है कि बस यही चीज़ हमको मंजूर नहीं थी, इसीलिए हमने पहले ही बताया कि अपनी पत्नी पत्नी और दूसरे की पत्नी वैश्या, जिसकी जब मर्जी चाहे दूसरे की पत्नी को टच करे, दूसरे की पत्नी के साथ अभद्र व्यवहार करे, दूसरे की पत्नियों का, दूसरे की बहन बेटियों का बलात्कार करे, वो सब ठीक है। लेकिन अपनी पत्नी के साथ या अपने बच्चों के साथ, अपनी बेटियों के साथ कुछ ऐसा हो तो वो गलत।
हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि अगर सभी लोगों को इज्जत प्यारी है तो सभी लोग दूसरे की बहन बेटियों को अपनी बहन बेटियां समझना स्टार्ट कर दें। सारी समस्या खत्म हो जाएगी। और समस्या की जड़ यही है कि हम और आप दूसरों की बहन बेटियों की इज्जत करना चाहते नहीं हैं और अपनी बहन बेटियों को हम बचाना चाहते हैं। अगर हम आप दूसरे की बहन बेटियों की इज्जत करना शुरू कर देंगे तो जाहिर सी बात है पूरा देश सुधर जाएगा। हम आप दूसरे की बहन बेटियों की इज्जत करेंगे तो दूसरा व्यक्ति जो होगा वो हमारी आपकी भी बहन बेटियों की इज्जत करेगी। इसी तरीके से हमारा देश और ये देश में जो क्राइम हो रहे हैं, जो रेप के केस सामने आ रहे हैं, जो मर्डर के केस सामने आ रहे हैं, तो इस तरीके के केस तभी खत्म हो सकते हैं जब सभी को हम अपना बना लें। तो इस घटना से हम लेना चाहेंगे इजाज़त। उम्मीद करेंगे कि आप लोग हमेशा खुश रहेंगे और खुश रहना भी उचित है। सबकी ज़िंदगी अपनी ज़िंदगी है। सभी लोगों को कानून भी अधिकार देता है और हम लोगों का पूर्ण अधिकार है कि अपनी ज़िंदगी स्वतंत्रता पूर्वक जिए। तो स्वतंत्र अगर रहना है तो क्राइम से दूर रहना पड़ेगा। चाह कर भी किसी क्राइम से अगर हम बचे रहेंगे, अगर हमारे हाथ कोशिश कर रहे हैं किसी क्राइम को करने के लिए, तो हमारा अधिकार बनता है कि अपने हाथों को वापस खींच लें। अगर हम और आप अपने हाथों को वापस नहीं खींचेंगे तो हमारे हाथों से क्राइम जरूर हो जाएगा। तो क्राइम से बचने के लिए अपने हाथों को हमेशा पीछे रखिए, किसी भी क्राइम से हमेशा पीछे रखिए। अपनी ज़िंदगी को ऐशो आराम से जीने की कोशिश कीजिए। हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। अपने जो आसपास के लोग हैं, जिनको हम जानते पहचानते हैं, जिनको नहीं जानते हैं, उनको भी अपना बना कर रखिए। तभी आसानी से ज़िंदगी कट जाएगी, आसानी से ज़िंदगी गुजरती चली जाएगी, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। जब हम आप क्राइम से दूर रहेंगे तो हमारे बीवी बच्चे हमेशा खुश रहेंगे, हमारा परिवार खुश रहेगा और एक खुशहाल परिवार कहलाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।